साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MCQ वाला में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि PSSC के 12,199 पदों पे वैकेंसी आ चुकी है। इसी क्रम में जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है BSSC इंटर लेवल का, ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल 24 सेट है। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 4 और इससे पहले हमने 3 सेट कंप्लीट करा रखे हैं। इन सारे सेटों में GK GS मैथ रीजनिंग करेंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये पूरे डिस्कशन के साथ होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 165, ऑप्शन सी। महाधिवक्ता जो होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होते हैं और जो होता है राज्य का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी, वो कौन होता है? वो महाधिवक्ता होता है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक कर दिया गया था? तो ये एक बार कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? जब 5वीं लोकसभा में ये चुनाव हुआ था 1971 में, लेकिन 6ठी लोकसभा का चुनाव अगर देखे जाए 5 वर्ष के बाद तो 76 में होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ 1977 में। तो क्या हो जाएगा? एक बार बढ़ाया गया था। और एक संविधान संशोधन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या कर दिया गया था? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन फिर अगले दूसरे साल यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो साथ में ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो ये किस रिपोर्ट पे था? ये केंद्र राज्य संबंध पे था। और एक और आयोग है MA पुंछी आयोग 2007, ये भी किसका था? ये भी केंद्र राज्य संबंध पे था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पूरे न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन का विश्लेषण करिए और बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, तो ये क्या है? तो ये है आय की असमानता। अगर देखिए वर्तमान में तो भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ये विश्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 5, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे, यानी किस 5 ईयर प्लान में किया गया था? तो ये किया गया था 5वां 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी। इसके तहत क्या किया गया था कि मतलब उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पे पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध करवाए गए थे, 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 6, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं उत्पादन में बहुत ही वृद्धि हुई थी। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1966। जैसे कि हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? 1966, 1967। इसी के बाद गेहूं के उत्पादन में बहुत ही वृद्धि हुई थी, लगभग 300% पैदावार में वृद्धि हो गई थी। और हरित क्रांति के जनक कौन है हमारे यहाँ? तो वो है MS स्वामीनाथन। पद 4th स्टेट संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये प्रेस से। बोलते नहीं है चौथा स्तंभ हमारे देश की कौन सी है? मीडिया है, जो कि कितने नंबर पे है? 161वें नंबर पे है। और इसकी प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 19 के 1 में। इसको भी ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनगणना के अनुसार कामगारों को मुख्यतः कितने श्रेणी में बांटा गया है? 2 श्रेणी में। एक होते हैं मुख्य श्रमिक और एक होते हैं सीमांत श्रमिक।
मुख्य श्रमिक कौन होते हैं? जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन से अधिक किसी काम में संलग्न रहता है उसको कहा जाता है मेन वर्कर्स। और सीमांत किसको कहा जाता है? तो जो 183 से कम में रहते हैं उसको सीमांत कहा जाता है। और भारत में अधिकांश जो है जोतों का आकार बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर खेतिहर मजदूर हैं। क्वेश्चन नंबर 9, IST तथा GMT में समय अंतराल कितना है? तो ये कितना है? ये है 5.5 घंटे का, ऑप्शन ए। और GMT कितना होता है? तो ये 0 डिग्री होता है। और IST कितना है? ये 82.5 डिग्री ईस्ट। और 1 डिग्री का पता होगा कि 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री का कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 82.5 को अगर 4 से करेंगे तो चौका 20 की 0, हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10 की 0, हाथ में 1, 8 32 1 33, 330 मिनट। यानी इसको अब घंटे में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 6 पंचे 30.2 यानी 5.5 घंटा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? तो ये था गोलकनाथ मामला, ऑप्शन ए। और केशवानंद भारती मामला कब का था? तो ये 1973 में केरल राज्य से इनका विवाद था, केशवानंद भारती का। और इसी में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है लेकिन मूल ढांचे को बिगाड़ नहीं सकता है। और मिनर्वा मिल कब हुआ था? ये 1980 में हुआ था। केशवानंद भारती 1973। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पंजाब का शेर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? ये 17 नवंबर 1928 को, जब ये लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो सैंडर्स के द्वारा इन पे मतलब वो चलवाया गया था, लाठी चलवाया गया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जाकर इन्होंने एक वाक्य बोला था कि मेरे शरीर पे परी एक एक जो डंडे हैं वो तुम्हारे ताबूत की आखिरी कील के समान होगी। तो ये भी याद में रखेंगे। और साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन यानी व्हाइट मैन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया है? तो ये किसके द्वारा शामिल किया गया था? ये 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, जिसके तहत भाग 4 का क यानी भाग 4 के क में आर्टिकल 51 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय कितना था? 10 था, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो कितने हैं? 11 है। और 11वां कब जोड़ा गया? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार था। और मौलिक कर्तव्य जो थी ये किस समिति की सिफारिश पे आई थी? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और प्रस्ताव के पक्ष में 50 सदस्य का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा भी होना आवश्यक है, यदि स्पीकर अनुमति दे तो। और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले कब आया था? 1963 में। कौन लाए थे? JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। और सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इंदिरा गांधी के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो ये क्या है? आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन्ड नहीं है। बाकी भारत का नागरिक हो, सही है, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, ये भी सही बात है। और एक प्रतिष्ठा विवोधित होना चाहिए, ये भी सही बात है। तो आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और संविधान का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और उच्च न्यायालय का पूछेगा तो कितना कर देंगे? 124 को उल्टा कर देंगे, 214 से लेके 232 तक, ये हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था?
तो ये कौन था? ये था पंजाब। ऑप्शन डी, पंजाब को बोलते हैं ना पंज, यानी 5 भूमि का आब, दोआब का क्षेत्र, तो उसी से इसका नाम पड़ा है पंजाब। और मैक्स मूलर ने आर्यों को बताया था इनका मूल स्थान क्या है? मध्य एशिया है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते थे। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। ये सब भी साथ में ध्यान में रखेंगे। 16 नंबर, उपनिषद पुस्तक है डैश पर, तो ये किस पर है? ये दर्शन पर आधारित है। टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो ये किस देश की संसद का नाम है? ये इजराइल की संसद का नाम है। अगर स्पेन की संसद का नाम देखें तो कोर्टेस, ये स्पेन की संसद का नाम है। मंगोलिया की संसद को क्या कहते हैं? खुराल, खुराल, मंगोलिया की संसद को। और ताइवान की संसद को कहते हैं युआन। तो इस हिसाब से चारों ऑप्शन हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पंचवर्षीय योजना के मसौदों को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो ये कौन करता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और इसी का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद का नीति आयोग, जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वो सुमन बेरी। और पूछे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया अभी कहाँ के चांसलर बने हैं? तो ये बने हैं नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर। क्वेश्चन नंबर 19, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, तो ये स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, यानी ऑप्शन डी। टेक ऑफ मॉडल जो था ये कहाँ का मॉडल है? ये अमेरिका का मॉडल है। कब आया था? 1950 में। ये किसके द्वारा लाया गया था? तो वहाँ के एक अर्थशास्त्री थे वाल्ट व्हिटमैन, उन्हीं के द्वारा ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ग्राम सभा पंचायत पूरे गांव में हित के निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कूट 2 है, ग्राम सभा को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। 7, पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो सके, इसकी भी निगरानी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधित्व पर नज़र रखते हैं और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी जो होती है, बोलते हैं ना कि ग्राम सभा का टेन्योर कितने दिन का होता है? तो इसकी पहली बैठक से अगले 5 वर्षों तक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप तथा अफ्रीका के कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो ये करती है जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन बी, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और यूरोपीय देश स्पेन तथा अफ्रीका देश मोरक्को के मध्य है, तो इन दोनों को अलग करती है और ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। ये बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। पाक कहाँ पे? पाक, तो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है तथा भारत श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 22, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस। इसका ये कौन सा संस्करण था? ये पहला संस्करण था। किसको हरा के जीती है? तो ये दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीती है। 23 नंबर, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम। ऑप्शन बी। ये इसकी और ये देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 753 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? ये इस वंश का दंती दुर्ग के द्वारा। और इसके कुछ प्रमुख शासक थे, जैसे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय। और एक और है, जैसे कि अभी एलोरा की गुफा देखे, और एक है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण भी कौन करवाया था? ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा ही कराया गया था।
क्वेश्चन नंबर 624, सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट में खोजी गए गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई है। तो ये किस काल की है? गुप्त वंश की, गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। ज़्यादातर मूर्तियाँ जो थी वो गुप्त काल में ही बनी थी, इसलिए जो भी है वो गुप्त काल ही माना जाता है। मौर्य, इसमें कौन सा? ये सब मगध पे शासन करने वाले हसीन, मशूक, शाह, ये उसी का है। ये तीनों वंश है, हसीन, मशूक, शाह। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे। मगध पे शासन करने वाले मतलब वंशों का जो क्रम है, सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदे वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन सी, ये कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? जैसे कि गर्मी के समय में जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं, तो वो क्या है? मौसम पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 26, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट है कहाँ पे? तो ये है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है, वही यहाँ पे एल्युमिनियम निकालती है। और भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब खोला गया था? वो 1937 में खोला गया था। एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में खोला गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। लोथल एक क्या था? एक डॉकयार्ड सिटी था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और लोथल की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में, और ये भोगवा नदी के तट पे है। 1954 में इसकी खोज किया गया था। किसके द्वारा? SR राव के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो ये है आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जो कि लड़काना ज़िले में है, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा जो है वो है आपको घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में। तो ये सब फैक्ट भी ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 28, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये कौन था? ये था हुमायूं। ऑप्शन बी। और अकबर गुजरात को कब विजय किया था? तो वो किया था 1572 में। और उससे पहले कौन किया था? उससे पहले हुमायूं किया था। तो पहला शासक पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। 29, क्वेश्चन नंबर 29, दांत का मंदिर कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये श्रीलंका में। श्रीलंका अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? तो ये करना पड़ा था गुप्त वंश के शासक की। और आपको पता होगा कि स्कंदगुप्त जो थे, इन्होंने भारत से हुनों को बाहर खदेड़ दिया था। तो बोला जाता है कि हुनों के आक्रमण से किसने बचाया भारत को? तो स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के शासक पूछे तो स्कंदगुप्त, और सबसे ज़्यादा इन्हीं के समय आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, और डेनिस फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 32, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो ये हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? तो ये 3 हुआ था, 1930, 1931 और 1932। पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो वो हो जाएंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ जतिन सप्रू। ये दोनों भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में, और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से बस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधान का जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वो रैमजे मैकडोनाल्ड था। ये भी ध्यान में रखेंगे। 33 नंबर, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुआ था 1972 में। 1972 में क्यों हुआ था? 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उसी के बाद 1972 में शिमला समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे।
और ताशकंद समझौता आप लोग को पता होगा, ये कब हुआ था? 1966 में, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। उसी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, तलवंडी जो पाकिस्तान में है, किससे संबंध पवित्र स्थान है? तो ये किससे संबंध है? ये सिख देव जो गुरु नानक देव हैं उनसे संबंधित है तलवंडी, जो अब नकाना साहिब के नाम से विख्यात है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो ये 1469 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 में हुई थी। सिख में पूछे, सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए हैं? तो 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बिहार की राजधानी पटना में, जो वर्तमान में पटना साहिब के नाम से जानी जाती है जगह, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बॉम्बे में। कब हुई थी? 1875 में। किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसको भी ध्यान में रखेंगे। संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन ए। इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और गोबी कहाँ पे है? तो ये चाइना और मंगोलिया के बीच में है। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। कालाहारी जो है ये सबसे गर्म मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल वो क्या है? वो कालाहारी है। 38, निम्नलिखित में कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो कौन संसद की भाग नहीं है? तो ये है आपका मंत्री परिषद, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। और संसद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 79 में है। इसका ट्रिक है सरला। आर्टिकल 79 संसद, राज्यसभा 80, 81 लोकसभा। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का तो ये 5 वर्षों का होता है। मतलब इसके सदस्य का कार्यकाल होता है। बाकी लोकसभा तो विघटित हो सकता है लेकिन राज्यसभा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो ये कौन था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी। और शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? ये चांदी के सिक्के को जारी किया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 40, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये कौन सा है? ये है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन बी। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये कौन था? ये था जहांगीर। तो मतलब मुगल में जो शासक हुए थे उनका क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये लोग आए थे अंग्रेज अकबर से मिलने के लिए। तो पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो वो अकबर था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आए तब यहाँ पे शासक कौन बन चुका था? तो जहांगीर बन चुका था। तो इसको ध्यान में रखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस। और इन्होंने फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की थी? 1608 में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करेंगे और उसके बाद पुनः 1613 में सूरत में फिर से स्थापित करेंगे। तो वो स्थापित हो जाएगी, लेकिन 1608 वाला स्थापित नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। तो ये क्या करता है? तो ये करता है IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाखा प्रणाली को, ऑप्शन सी। IMF और वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता है? एक दूसरे की जुड़वा बहनें कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 43, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो त्रिपुरा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये बने हैं सौरभ गांगुली। और साथ ही साथ एक और बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर है जो कि है बंधन बैंक। सचिन तेंदुलकर किसके हैं? तो ये चुनाव आयोग के हैं। आयुष्मान खुराना ये है यूनिसेफ इंडिया के। और संजय दत्त ये है अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर।
क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में कौन सा वृक्ष का है? तो इसमें कौन सा वृक्ष है? इसमें है ताड़ का वृक्ष, ऑप्शन ए। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसका जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 21 मार्च। 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? मृदा दिवस, सॉइल डे। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य डे यानी हेल्थ डे। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 46 नंबर, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो ये कहाँ पे है? ये है म्यांमार में, ऑप्शन डी। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? तो वो है ईरान में, चाबहार। और बांग्लादेश में कौन सा है? चिटगोंग बंदरगाह, ये कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में है। श्रीलंका में कौन है? हम्बनटोटा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो ये राष्ट्रपति का अधिकार है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसको ध्यान में रखेंगे। और माफ़ करने की शक्ति, जो राष्ट्रपति का क्षमादान वाली शक्ति है, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो वो है 72 में, इसको पार्डन बोलते हैं। और 143 में क्या है कि राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। 143 में इसको बोलते हैं आई लव यू आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 48, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो देश और राजधानी से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसकी राजधानी क्या है? इसके काराकास, ऑप्शन बी। और ये देख लेंगे कि लीमा कहाँ की राजधानी है? तो ये है पेरू की राजधानी लीमा। क्विटो कहाँ की राजधानी है? तो ये है इक्वाडोर की राजधानी। जॉर्ज टाउन, ये है गुआना की राजधानी। अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, तो इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद आरिफ थे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा ने मून टू मिर्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए, अमित क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 50, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य के रूप में कब बनाया गया? तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया गया था। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडल विलय बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जलार्गी कोलाइड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बाय मास। तो इससे हम वस्तु का क्या पता कर सकते हैं? त्वरण पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं सिलिंडरी लेंस, ऑप्शन ए। और पूछे कि जो अवतल लेंस है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ये जो दूर दृष्टि है उसके लिए करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं। सॉरी, हम थोड़ा उल्टा बोल दिए। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए, और उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अवतल लेंस निकट, अवतल निकट, उत्तल दूर, 3 है तो 2 दूर, इसमें ऐसे याद रखेंगे दूर दृष्टि। और अवतल है तो 4 है तो इसका 1 कम, निकट 3, ऐसे ट्रिक बना के याद रखेंगे, तभी याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है
M और M द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्यतुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है उनके बीच की दूरी का वर्ग यानी डी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर GM अपॉन डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सही आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 55, पहले तापयनिक बल का आविष्कार किया था। ये किसने किया था? ये किया था थॉमस एडिसन ने, ऑप्शन ए। और ये पूछे साथ में कुछ और फैक्ट को याद रखेंगे कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डैमलर। टाइप मशीन का आविष्कार कौन किया था? सोल्ज। टायर का आविष्कार कौन किया था? डनलप। ट्रांसफार्मर का फैराडे। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो ये क्या है? ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम डाइऑक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? एसिड एथिल फॉर्मेट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एनाटॉमी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो ये हो जाएगा प्लेग। प्लेग सबसे तीव्र गति से फैलता है। यह सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? तो ये चीन में देखा गया था। ये चूहों के द्वारा फैलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पुनर्जन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। तो इसके लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? इंसोमीनिया, ऑप्शन बी। और ये कैसे हो जाता है? उच्च रक्तचाप वाली स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 70, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। क्वेश्चन नंबर 62, तो ये कौन सा है? ये माइकोबैक्टीरियस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, आहार नल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में नमीकरण होता है? तो ये किस भाग में होता है? ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारा पाचन कंप्लीट हो जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। और साथ ही साथ कुछ और भी फैक्ट देखते हैं। तो मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये मुख गुहा से होता है। और ख़त्म कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में जाके होता है। पानी का एब्जॉर्प्शन भी तो एक तरह से पाचन का ही अंग है। और हमारे जो मतलब मुंह होता है, मुख गुहा, उसमें कितनी जोड़ियाँ लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ियाँ लार ग्रंथि पाई जाती है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी। हड्डी के कैंसर को क्या कहते हैं? स्क्लेरोमा, लिम्फोमा, लिम्फोसाइट का कैंसर, मिलेनोमा, त्वचा का कैंसर, और माइकोलोमा, प्लाज्मा सेल का कैंसर। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उनमें डैश की मात्रा अधिक होती है। तो उसमें निकेल की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, अतिचाल वे तत्व हैं। तो वे हैं जिनका प्रतिरोध बहुत ही न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी। इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी खोज कब की गई थी? तो ये 1911 में किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? तो इसकी चाल कितनी होती है? आवर्ती गुणित तरंग दैर्घ्य यानी 50 चौका 200 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। और इसका मात्रा क्या होता है ध्वनि की चाल का? तो मीटर पर सेकेंड, स्वाभाविक सी बात है। क्वेश्चन नंबर 68, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। तो ये क्या होता है? शरीर के मध्य में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है?
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल 2। और ये क्या होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्राई ऑक्साइड, ऑप्शन डी। मैंगनीलियम एक मिश्र धातु है, ये क्या है, ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का है, ऑप्शन ए। इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है। तो ये क्या करता है, ये करता है परितारिका, आइरिस। यह कॉर्निया के पीछे का भाग होता है जो एक रंगीन और पारदर्शक झिल्ली का होता है। कॉर्निया क्या होता है, ये दृष्टिपटल का सामना करने वाला उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है, ये पारदर्शक होता है कॉर्निया। और ये क्या है, तो ये हमें जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, आइरिस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 72, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है। तो ये देखा जा सकता है जीवाणु तथा विषाणु की संरचना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है। तो समान वर्ग से कौन सा संबंधित है, तो ये है लीना का, मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम, लीना का रब से फरियाद, ये एक ग्रुप के हैं। 74, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सोनार, ऑप्शन बी। 75, किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो ये किसके साथ किया जाता है, ये वसा के साथ तैयार किया जाता है। वसा और कॉस्टिक सोडा को एक साथ उबालते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है हमें, तो साबुन प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, संख्या 22 के पावर 23 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। जैसे कि इसका एक ये ट्रिक है कि कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि एक संख्या है, जैसे 2 के पावर 1, 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 का पावर 1 2 का स्क्वायर। तो इसी तरह 2 का पावर 5 कितना होता है, ये होता है 32। अर्थात घात 4 के पश्चात अंक 2 पुनरावर्तित होता है। तो 23 में 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 4 पंचे 20, तो प्राप्त हो जाएगा 3। तो 22 जो है यानी 2, 22 का एक अंक लेंगे और इसका पावर 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है, वो 8 होता है। तो इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक हमें लेना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुना कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे जो दिए हुए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात होगा। तो पूछ रहा है, तो दिए हुए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु आयतन से अनुपात कितना होगा। तो जैसे कि शंकु की त्रिज्या कितनी है, r है, ऊंचाई मान लेते हैं कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, और दूसरे शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो वो दोगुना है यानी 2h है। तो अनुपात पूछ रहा है, तो इसका क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। इसी प्रकार से अब इसका भी मतलब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 1/3 पाई r², और यहाँ पे कितना था, दोगुना था, तो 2h। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू, ये सब तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2, 3 कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, ऑप्शन सी 1:2। क्वेश्चन नंबर 71, वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 18, 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 14 तथा 23 रहते हैं। तो ये कैसे इसका करते हैं, तो ये जैसे कि 18 में से 5 गया कितना हो गया 13, 27 में से 14 गया कितना हो गया 13, 36 में से 23 गया कितना हो गया 13। तो अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे 18, 27 और 36 का, तो कितना हो जाएगा वो 100, इसका एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपको 108। और इसमें से ये 13 संख्या कॉमन है, डिफरेंस जो होता है इसको माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 95। यही वो संख्या है
सबसे छोटी, जिससे 18, 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर इतना 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 रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन ए। श्रेणी 1+2+3+4 दैट्स +998 ये का योग कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, n×n+1 तो टोटल कितना टर्म है, 1000 टर्म है, तो 1000 इंटू 1000 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 500। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 कैसे बनेगा, तो इस सबको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, बस और कुछ नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इकाई 5 में से गया 4/5, 6 इकाई 6 में से गया तो कितना हो जाएगा, 6 में से गया 5/6। इसी तरह 7 में से गया तो कितना, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 - 1/8, 1 - 1/9, इसी तरह से करना है। तो ये सब को टोटल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका काट कूट के आंसर आ जाएगा आपको 1/25। सब कट जाएगा आपस में और बचेगा 4/100, तो वही 1/25 हो जाएगा। दो व्यक्ति एक स्तंभ की विपरीत दिशाओं में स्तंभ के शीर्ष के अनयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री मापते हैं। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है तो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी होगी? तो जैसे कि मान लेते हैं ये ऐसे है, ठीक, ये ए जो है ये 60 डिग्री कोण बना के खड़ा है और ये 30 डिग्री कोण बना के खड़ा है। और क्या पूछ रहा है कि यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ये 30 मीटर है। स्तंभ की ऊंचाई ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमें क्या पूछ रहा है, व्यक्तियों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम इसका वो निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये ट्राइंगल जो है वो ACD है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि जो AD होता है, यहाँ पे जगह ही नहीं है ना, थोड़ा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे सॉल्व करने में हो नहीं रहा, जगह नहीं होने की वजह से। नहीं तो बहुत ही आसान है, कॉट निकालना है तो AD, जैसे कि अभी हम ट्रायंगल जो बनाए थे ये ABCD, तो AD/DC ये क्या हो जाता है, ये कॉट हो जाता है। ये ट्रायंगल दिया तो इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस हिसाब से आप जैसे कि कॉट निकालेंगे, कॉट 61/3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 31/3। उसी तरह इस ट्रायंगल का निकालेंगे और उसके बाद क्या पूछ रहा है, दोनों का दूरी पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देना है, बस दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। AD + BD ये इनके बीच की दूरी है। तो हमें ये निकालने के लिए क्या निकालना होगा, इस ट्रायंगल से और उसके बाद इस ट्रायंगल से। क्वेश्चन नंबर 82। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी? तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 रुपये। तो हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कितना दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। और क्या बोला है, 2 वर्षों के लिए, तो पहले तो 4 फिर 4%, अब 2 वर्षों के लिए बोला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो 4 × 4 = 100। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट जो हो जाएगा, वो 8.16% का हो जाएगा। तो हम मान के चलते कि हमारे पास पैसा कितना हो, 100 रुपया हो, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, तो 108 टोटल। तो 108.16 का कितना हो गया, ये 1352 रुपया हो गया। तो हमें जानना क्या है, हमें जानना है 100 रुपया, जो मूल वैल्यू होता है हमें तो उसका जानना है ना। तो 100 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1352/108.16 × 100, क्योंकि हमें 100 का जो मूल वैल्यू है उसका निकालना है। हमें यहाँ पूछ भी रहा है कि धनराशि क्या थी जो सबसे पहले थी। तो ये हो जाएगा 1250 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तो 1250 आएगा। क्वेश्चन नंबर 83। 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समपरिवर्तक कितना होगा? तो इसका कितना होगा, तो ये ऊपर का क्या निकाल लेंगे, ऊपर का निकाल लेंगे हम HCF और नीचे का निकाल लेंगे LCM और हो जाएगा। तो ऊपर का HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी को डिवाइड करे, तो 2 हो जाएगा।
तो इसमें ऊपर 2 किसके हैं, तो बस एक ही का है, तो यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं। 84, यदि दो संख्याओं का योग 50 हो और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी हो तो संख्याएं होगी। दो संख्या का योग 50 बोल रहा है, तो मान लेते हैं कि दो संख्या का योग 50 है, एक संख्या दूसरी से 2/5 गुना अधिक है, एक संख्या x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2/5x। अब क्या पूछ रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है, तो इसका योग कितना है, ये 50 है, तो 5 × 5, 5 × 2 7x, यानी 7x/5 बराबर कितना 50, 5 ता है कि 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। सॉरी, ये तो कटेगा कैसे, ये तो मल्टीप्लाई ना हो जाएगा, सॉरी 25 250/7 हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। तो 250/7 किस में है पहले, तो इसमें है, तो ऑप्शन ए। और उसका बोल रहे तो वो कितना था, वो 2/5 गुना था, तो 2/5, तो 5 से कटेंगे 25 0, 50 दूनी 100/7, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/5, तो ये 5 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, और 1 का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पे लाभ पूछ रहा है, तो हमें कितना हो जाएगा, लाभ कितना है 1 है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पे, तो उसका परसेंट पूछा है, तो 1/6 गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 50, तो ये कितना हो जाएगा 50, 16 × 3 = 48/2, 16 होल 2/3, ऑप्शन सी। 86, एक व्यक्ति कुछ दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यदि वह अपनी चाल को 1/15वां भाग कम कर दे तो इतने ही समय में वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा, उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। तो जैसे कि मान लेते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक चाल कितना x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है वास्तविक चाल, टोटल डिस्टेंस कितना दे रहा है कुल दूरी, तो 30 घंटे में तय करता है, तो 30 गुने x यानी 30 हो गया। और नया चाल क्या है, वो अपनी चाल को 1/15वां भाग कम कर देता है, यानी x/x/15, तो कितना हो जाएगा ये 14x/15, ये क्या हो जाएगा हमारा नया चाल हो जाएगा, न्यू स्पीड हो जाएगा, ये न्यू स्पीड हो जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है आखिर, तो 30 घंटे में अब कितनी दूरी को तय करेगा, तो 30 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 30x जो हमें अभी ऊपर में मिला था, और इतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी को तय करेगा, तो इसमें से 10 घटा देंगे। अब 30 घंटे में दूरी कितनी इसकी तय की गई थी, तो वो किया गया था 14x/15 गुने 30, दोनों में क्या करेंगे हम स्पीड को इक्वल कर देंगे, तो इक्वल कर देंगे तो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो जाएगा, और ये कितना हो गया 30x - 10। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, 15 दूना 30, 14 दूना 28, 30 में से 2 गया, 30 में से 28 गया, तो कितना हो गया 2x बराबर 10, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है, यदि b और c की आयु का योग 50 वर्ष है तो b तथा a की आयु का निश्चित अंतर कितना होगा। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि a b से उतना छोटा होगा जितना वो c से बड़ा होगा, तो a b से, तो b में से a जितना छोटा होगा वो c से उतना ही बड़ा होगा, तो ये इतना ही बड़ा होगा। और क्या बोल रहा है, b और c की आयु का योग 50 वर्ष है, तो तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, b + c का मान बराबर 2a, और b + c का आयु दिया हुआ है 50 वर्ष, यानी 2a की वैल्यू दी हुई है, ये कितना दिया हुआ है 50, तो a का कितना हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो a का अगर 25 निकल गया तो इस हिसाब से हमें क्या स्पष्ट होता है कि, तो इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अगर a का निकल गया चलो 25, तो a का 25 अगर यहाँ पे पुट भी करेंगे तो b और c से हमें तो कुछ नहीं निकल पाएगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी आंकड़े पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, a b c किसी व्यापार में साझेदार बने, a को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ,
शेष बी को लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांटा। यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभांश प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना था। तो जैसे कि मान लेते कुल लाभ कितना था, वो एक्स था। ए को कितना प्राप्त हुआ, एक्स था कुल टोटल। ए को कितना प्राप्त हुआ, वो 3x मतलब 5। तो बचा बी और सी के लिए कितना, तो वो बचा 2x/5। तो बी को कितना मिलेगा, 2x/5 में से x/5, और सी को कितना मिलेगा, वो भी x/5 मिलेगा। अब क्या कह रहा है हमें कि सी और ए के रुपये, यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभांश प्राप्त हुआ, यानी कि डिफरेंस बोल रहा है ए और सी का, 3x/5 माइनस x/5, ये कितना दिया हुआ है, ये हमें 400 दिया हुआ है। तो इससे हमें कितना निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू निकलेगी 1000 रुपये। तो कुल लाभ कितना था, तो एक्स ही हमारा तो कुल लाभ था जिसको मान के चले थे। तो ऑप्शन सी। दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि होती है और दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या का अनुपात कितना होगा। तो पहली में 20% की वो वृद्धि करना है, तो 4 में 20% की वृद्धि करना है, यानी 120/100, यहाँ x ले लेते हैं, ये कट गया, तो 12 चौक 48। नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम काटेंगे ही नहीं। तो ये कितना था, ये 4x × 120/100। और दूसरी में क्या कह रहा है कि दूसरी में 20% की कमी कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12x/10x, यानी 6:5। ऑप्शन डी। 90 नंबर। ए तथा बी को मिश्र धातु है जिनमें सोना तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाया गया है। इन दोनों धातुओं की सामान्य मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। मिश्र धातु सी में तांबे का अनुपात कितना होगा, तो तांबे का अनुपात कितना हो जाएगा, ये आप एक क्वेश्चन अब बना के देखेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसका एक बहुत ही इजी मेथड है, जैसे मिश्र धातु में सोना और तांबा कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। और इसको क्या करते हैं ना कि कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि रेशियो कॉमन आए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 8 × 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10:, नहीं छोड़िए आप ये मेथड मत जानिए, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91, आप ये खुद से सॉल्व करें। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों का औसत आयु कितना होगा, तो 50 विद्यार्थी पहले से था, क्या था, 50 विद्यार्थी नहीं था, 10 विद्यार्थी ऐड हुआ और 40 था, तो टोटल 50 हो गया। और 15.2 यानी 2 वर्ष की औसत आयु में वृद्धि हो गई। और पहले कितना था, तो 50 और 15 ये एवरेज था, तो इन दोनों को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा आपको 16 वर्ष। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे की चाल से दूरी करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, तो औसत चाल कितना हो जाएगा, कुल दूरी को जोड़ देंगे और कुल घंटे को जोड़ देंगे, उसके बाद एवरेज निकाल देंगे। स्पीड बराबर कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल इसमें कितना आ जाएगा, 8 घंटा पर आवर आ जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे स्पीड को तो कितना होगा 72, और टाइम को जोड़ेंगे तो वो 9 होगा, तो 9 8 72। क्वेश्चन नंबर 93, एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में, 8 आदमी 12 दिन में, 16 आदमी 3 दिन बाद प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ काम करने पर लग गए। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, तो शेष कार्य को पूरा किया जा सकता है 6 दिन में। आप ये बना के देखेंगे प्लीज़। ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करना होगा। हम आपको ये बता सकते हैं, मुझे आता है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। आप कमेंट करते हैं कि नहीं बताया मैथ का क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा खुद से आपको आंसर पता चल गया। अब आप सोचिए कि ये कैसे बना है, इसको बना के देखिए। इसका होता है कि मेन, वर्क और टाइम, ये एक फार्मूला था, बस हम आपको इतना ही बताएंगे। आप इस पे देखिए ट्राई करके। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था,
तो जैसे कि मान लेते हैं कि आम का प्रारंभिक मूल्य कितना था, x था, और 20% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, x का 120% वो हो जाएगा 6x/5। पहले x था, अब वृद्धि हो गया। 40 रुपये में खरीदे गए आमों का आरंभिक संख्या कितना था, तो वो था 40/x। अब भाव बढ़ने के पश्चात आमों की नई संख्या कितनी हो जाएगी, तो नई संख्या आमों की हो जाएगी, वो हो जाएगी 400 गुने 5/6x। तो ये कितना हो जाएगा, 100/3x। अब प्रारंभ में कितना था, 40 रुपये में, जब 40 रुपये में खरीदे गए आमों की आरंभिक संख्या वो थी 40/x, और अभी कितना है भाव बढ़ने के पश्चात, वो है 100/3x। और हमें क्या दिया हुआ है कि 4 आम कम मिले, तो अब हमें क्या पता चल जाएगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी इससे, तो वो कितनी हो जाएगी, वो 5/3 हो जाएगा। और 15 आमों का पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था, कितना था, 5 गुना 3 बराबर 15, 25 रुपया, ऑप्शन डी। यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपये में इतने क्रय मूल्य के बराबर हो तथा उसे विक्रय मूल्य 39 रुपये हो, उसका क्रय मूल्य होगा, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और लाभ प्रतिशत वो भी x% है, और दिया हुआ कितना, उसका विक्रय मूल्य 39 रुपये दिया हुआ है, तो 39 में से x गया, ये क्या होता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस का, और ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये होता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। और सेलिंग प्राइस का क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, इससे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालेंगे। 96, किसी परीक्षा में 80%, आप इन दोनों क्वेश्चनों का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 96 का क्या बोला है, 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 85% गणित में, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में। तो अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में 80 और गणित में 85 और 75 दोनों में कॉमन है, यानी 75 दोनों में है। तो इसमें 80 है, तो इसमें कितना हो जाएगा 5, और इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 10, तो ये 85 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी जो पास नहीं हुए, तो टोटल कितना है 100 है, और पास कितना नहीं हुआ, 75 5 80 और 10 90, तो 100 में से 90 किया तो कितना बचा 10%। अब 10% का क्या 45 बार दिया हुआ है, तो 10% का वैल्यू दिया हुआ है 45%, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कुल तो 100 होता है, तो 100 का कितना हो जाएगा 450, ऑप्शन बी। यदि क्वेश्चन नंबर 97, किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। तो 40% का वैल्यू कितना होता है, 40% का वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 2/5, दर है तो 2/5 यानी 5, और खपत कितना हो रहा है 3 का। अब क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, खपत क्या बोल रहा है कि चेंज नहीं होना चाहिए, कि मतलब कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, खपत में वृद्धि का, तो ये था जैसे 5 3, और ये दर था, ये दर, और खपत कितना है, ये 3 5, डिफरेंस कितना है 2 का, और खपत में वृद्धि कितना हो गया, तो 2 किस पे हुआ है, 3 पे हुआ है वृद्धि, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 66 और 2/3, ऑप्शन डी। 98 नंबर क्वेश्चन, इसको पूरा दिख रहा है, सब स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.99, ऑप्शन डी। 99 दिया है कि √2 1.414 तथा 1/√2 + 1 का मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, इसका मान आपको आएगा 0.414। क्वेश्चन नंबर 100, 4b² + 1/b² का मान 2 है, तो 8b³ + 1/b³ का मान कितना होगा। तो क्या किया ना, सबको b से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कितना आ रहा है आंसर इसका, इसका आंसर आपको आएगा 0, 100 का आंसर ए।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन चालू हो गया। अब फटाफट देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। टेडपोल मेढक से तो शावक, ये किससे संबंधित है? ये शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। चेयर, ये वर्ड देख रहे हैं, इसी में है चेयर। क्या किया है? आगे वाले को पीछे ऐसे ऐसे किया है, तो क्या हो जाएगा? टी सबसे पीछे चला जाएगा। तो टी सबसे पीछे किस में? ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर सीधा यहीं से निकल जाएगा। LKJ MNO DCB, तो ये क्या किया ना, आगे वाला टर्म को JKL उल्टा लिखा है, तो BCD JKL MNO BCD EFG, तो EFG किस में है? EFG ऑप्शन डी। 103 का कितना हो जाएगा? डी। निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पे होगा? तो क्रम से रखेंगे तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पे होगा? तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा सबसे पहले स्थान पे क्या हो जाएगा? रेनबो, RAIN, उसके बाद है बी, तो ये तो सबसे पहले हो जाएगा रेन, उसके बाद होगा रेनबो, उसके बाद RED है तो बाद में हो जाएगा, उसके बाद ये सबसे लास्ट में हो जाएगा REEF, ये 4th नंबर पे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया गया तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य होगा? तो क्या बोल रहा है कि विपरीत माला में लिखना है, तो जैसे कि ऐसे लिखना है ZYX, इस तरह से लिखना है। प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाने पर बचे हुए शब्द, मतलब दूसरे अक्षर को हटा देना है, जैसे कि Y को हटा देंगे, उसके बाद X बच जाएगा, उसके बाद W को हटा देंगे, इस तरह से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते चलेंगे। तो स्पष्ट है कि इसके जो बीच का संख्या बचेगा ना, वो जो मिडिल नंबर होगा वो पूछ रहे, तो वो क्या हो जाएगा? वो N बचेगा। सुनील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। सुनील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो वहाँ से बाएं मुड़ा, 20 मीटर चला, और फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, फिर 15 मीटर चलता है। 15, 20 और 15, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो सुनील जो है वो आरंभिक बिंदु से 20 मीटर पूरब की दिशा में, इस तरफ आरंभिक बिंदु ये था, तो इस तरफ है वो अभी, तो 20 मीटर पूरब की दिशा में, ऑप्शन बी। यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो 25 नवंबर को कौन होगा? 1 नवंबर को सोमवार है, 22 नवंबर को भी सोमवार है, 25 नवंबर को सोमवार में 3 दिन जोड़ दिया गया है, कौन सा होगा? ये होगा बृहस्पतिवार। यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? तो 2007 साधारण वर्ष है, इसलिए साधारण वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन समान होता है। तो पहला साधारण वर्ष है, इसको याद रखेंगे कि साधारण वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर साधारण वर्ष है, तो सेम होगा, यानी सोमवार का सोमवार होगा, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। ऊपर दिए गए 3 है, तो ऊपर कौन? अच्छा, तो जैसे कि ऐसे देख लेंगे, जैसे कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, तो 4 2 1, फिर क्लॉकवाइज लिखेंगे 4 3 1। तो क्या पूछा है? 3 अगर नीचे है तो उसके ऊपर कौन होगा? उसके ऊपर 2 होगा, ऑप्शन ए। अब इसमें क्या करना है? विषम संख्या को चुनना है। तो 110 का विषम संख्या कौन है? तो इसका विषम संख्या है 64। ये क्या है? अन्य सभी पूर्ण वर्ग नहीं है और ये पूर्ण वर्ग है, तो इसीलिए। और 111 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीटर। लीटर को छोड़कर सभी क्या है? ये दूरी की मात्रक है। अब कैंडल को लिखा गया है FDQGOH, तो मिनट को कैसे लिखा जाएगा? तो क्या किया गया है ना कि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ कुछ टर्म को चेंज किया गया है, जैसे कि E के 3 वर्ड बाद H लिखा गया है, उसके एक अक्षर छोड़ के फिर D के 3 वर्ड बाद G लिखा गया है, उसके बाद फिर एक अक्षर छोड़ के A के 3 वर्ड बाद D लिखा गया है। तो उसी प्रकार से हम मिनट के 3 वर्ड बाद, मतलब E के बाद 3 वर्ड बाद क्या होगा? लास्ट H होगा, उसके बाद T को छोड़ देंगे U, तो U का क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। ऐसा हमारे पास 3 वर्ड अब मिल रहा है। तो अब चलिए देखते हैं। उसके बाद U के बाद N को छोड़ देंगे I, तो I से क्या हो जाएगा? I से हो जाएगा, अच्छा नहीं, हर वर्ड के अगले 3 वर्ड को दिया हुआ है। अच्छा, MNOPQ, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही बैठ रहा है।
पोर्टर शब्द में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला में हैं? तो ये कितने हैं? तो ये है 2। यदि सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा तथा हरे को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होता है? तो हल्दी का रंग पीला होता है और पीले को क्या कहा जा रहा है? हरा कहा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा वाई है, सी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी। तो एच वाला कौन सा है? तो एच हाई स्कूल, ये इसका उल्टा है हाई स्कूल। दिए गए प्रश्न में लुप्त को ज्ञात करना है, तो लुप्त को ज्ञात करते हैं। ये तो कैसे है? ये 6 पंचे 30, 30 चौक 120, 120 को 10 से डिवाइड किया 12, 7 पंचे 35, 35 छक्का 210, 210 को 10 से डिवाइड किया तो 21, 8 चौक 32, 320 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 32, ऑप्शन सी। ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए एफ भाई है और क्या बोल रहा है? एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, ठीक है। ए की लड़की सी है, यानी ए की जो बेटी है वो है सी, तो रिलेशन को नीचे लिखते हैं, पीढ़ी को। और क्या है? सी का भाई है जे, तो सी का भाई है जे, तो जे का चाचा कौन है? तो जे का चाचा एफ हो जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन डी। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है और विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे, नारायण बीच में है, इनमें सबसे आगे कौन है? तो क्या बोल रहा है कि एक कार रैली में विजय जो है, विजय वो विपिन से पीछे है, यानी वो विपिन से पीछे है। और किससे आगे है? सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है, तो विपिन किससे पीछे? रवि से पीछे, तो सबसे आगे है रवि, परंतु विजय से आगे है रवि। विपिन जो है वो विजय से आगे है, तो विजय तो इधर हो गया और नारायण बीच में है, तो नारायण यहाँ पे आ जाएगा बीच में। तो पूछे सबसे आगे, तो सबसे आगे है तो रवि हो जाएगा। 119 दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों को पूरा करना है, तो ये क्या है? बी सी ए, उसके बाद क्या है? उसके बी सी ए डबल ए, उसके बाद बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, उसके बाद बी सी डबल ए, तो क्या हो जाएगा? ए सी ए बी, ए सी ए बी, ऑप्शन सी। अब खाली को भरना है, चलिए आइए भरते हैं। 120 का इसका हो जाएगा, बी में 7 जोड़ा गया है, बी डी एफ, बी में 7 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? आई। उसके बाद डी में 7 जोड़ा जाएगा तो के, और उसके बाद एफ में 7 जोड़ा जाएगा तो एम, उसके बाद साथ ही साथ ऐसे ही अगला टर्म है, फिर आई में 7 जोड़ा जाएगा तो पी, वैसे ही पी में 7 जोड़ेंगे तो डब्लू, ऐसे नेक्स्ट टर्म है। 121, 14, 21, 30, 41, 54, उसके बाद अगला टर्म क्या होगा? तो 14, 7, ये 9, ये 11, ये 13, अब इसके बाद 15, 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 69। अब है 17, 14, 15, 12, 13 डैश डैश, तो 17 में से 2 गया, 15 में से 2 गया, 13, 13 में से 2 गया तो 11, सेकेंड टर्म में 11 होगा। उसके बाद 14 में से 2 गया 12, 12 में से 2 गया 10, तो ऑप्शन ए 10 और 11। 123, 2, 5, 10, 2 क्या किया है? 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 9, 26, तो ऑप्शन सी। ए सी एफ जे ओ डैश बी, ए में 2 जोड़ा सी, सी में 3 जोड़ा एफ, एफ में 4 जोड़ा जे, जे में 5 जोड़ा ओ में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? यू, ऑप्शन सी। और यू में 7 जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा। जैसे कि अभी ऐसा ही, जैसे ये इससे संबंधित है वैसे ही इसमें खोजना है, तो क्या हो जाएगा? तो 10 + 2 12 और 12 3 15, 10 में 2 जोड़े तो 12 और 12 में 3 जोड़े 15, 21 2 23 23 नहीं होगा, 60 2 62 62 नहीं होगा, ये 68 2 70 70 3 73, ऑप्शन डी। 126, एम और एफ एक विवाहित दंपति है, एम एफ विवाहित दंपति है, ए और बी बहनें हैं, एफ ए की बहन है, अच्छा, और ए भी ये बहनें हैं, तीनों बहनें हैं और ये पति पत्नी हैं, तो ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बहनें हैं। तो बी एम की क्या लगती है? तो स्वाभाविक है साली लगेगी। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान
स्थानांतरित किया गया तो वो बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति प्रारंभिक क्या थी? तो बाएं से प्रकाश का मूल स्थान क्या था? 9वां था। और दाएं से प्रकाश का स्थान क्या था? तो वो 16 लड़कों की टोटल पंक्ति थी। तो 16 में से इसको घटा देंगे, 16 - 9, और उसका मूल स्थान पूछ रहा, पूर्व स्थिति का प्रारंभिक स्थान पूछ रहा है, तो +1 कर देंगे, तो ये 8वां आ जाएगा, ऑप्शन बी। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? तो जैसे मान लेते हैं आज क्या है? बीते कल से पहला दिन बुधवार था, तो आज क्या हो जाएगा? बुधवार +2, यानी आज हो जाएगा शुक्रवार। अब क्या पूछ रहा है? आने वाले कल से अगला दिन, यानी शुक्रवार के एक दिन बाद क्या होगा? तो वो हो जाएगा रविवार। तो रविवार कब होगा? आने वाला कल के अगला दिन, ऑप्शन डी। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है? तो उनकी आयु, जैसे कि मान लेते हैं दोनों का कितना है योग, 70 वर्ष है, x + y। अब प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है कि 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। तो पिता की आयु कितनी है? 10 वर्ष बाद y + 10, इसकी आधी हो जाएगी पुत्र की आयु। तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों का पहले योग कितना दिया हुआ है? x + y 70 दिया हुआ है। और अब कितना आ जाएगा? 2x - y कितना है? -10। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा 50 वर्ष और 20 वर्ष। चलिए, अब वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो आप लोग इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। बी का 2 130, बी का 2 दिया हुआ है, मैट का 34 दिया हुआ है, तो जोगलेक्स का कितना हो जाएगा? तो ये सब डिजिट को ऐड कर दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 73। ऑनेस्टी को ABCXZDQ लिखा गया, तो उसी कूट में टॉनी को क्या लिखा जाएगा? तो टॉनी को क्या लिखा जाएगा? DBCQ, ऑप्शन ए। अच्छा, इसी में से इस वर्ड को उठा लिया गया है, तो उसी तरह बन जाएगा टॉनी, TONY। सुमित्रा अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। सुमित्रा, हाँ। फिर वह दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे, ये उत्तर दिशा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। अब थोड़ा फास्ट में बस हम आपको आंसर बता देते हैं, आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन सब है, बहुत ईजी है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है। 134 का क्या हो जाएगा? 134 का ऑप्शन ए। 135 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 136 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 137, आप इन सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आराम से बना लें, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 138, पहले में 1 रंगाया, 2 रंगाया, 3 रंगाया, 4 रंगाया, 5 रंगाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 138 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 139 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उपयुक्त में से बोला शामिल अक्षरों से बन सकता है, तो ये बन सकता है। 140 कथन एवं कारण दिया हुआ है, तो 140 का हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ना तो ए और ना तो दो। देख लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेके। 141 का हो जाएगा आपको, 141 का हो जाएगा केवल ए। 142 का होगा, इसमें कूट बैठाना है जिससे ये सही आंसर निकले, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 143 का हो जाएगा ऑप्शन बी। किस तरह से ये किया है? तो ये माइनस किया इसमें से, नहीं, 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 घटाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 घटाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 घटाया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 घटाएंगे, 72 आ जाएगा। 144 का ऑप्शन ए। 145, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 में 5 × 2 × 6 को किया तो 6 आया, तो 7 × 6 = 42 दिया है, 42 दिया है, कितना हो जाएगा? 126, ऑप्शन डी। दी गई आकृति में क्या किया है?
ये 5 गुना 5 किया है प्लस 4 तिहाई किया है, तो इसी तरह से 6 पंचे 30 और 3 तिहाई 9, ऑप्शन सी। यदि आकृति ऐसे है तो पूछ रहा है कि उत्तर आकृति में कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा, इमेज पूछ रहा है, तो इमेज कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। गाय बछड़ा जानवर के बीच संबंध को दर्शाता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जानवर गाय और बछड़ा। निम्न में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रकाशित आकृति पूरी होती है, इसमें क्या भरेंगे कि आकृति पूरा हो जाएगा, तो इसमें भर देंगे ए, इसको भर देंगे, आकृति पूरा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब है लास्ट क्वेश्चन कि टुकड़ों में नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है, तो इससे क्या बनाया जा सकता है, तो इससे बनाया जा सकता है, हमको लग रहा है कि ऑप्शन बी होगा। तो आज ये हमारा सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ, पूरे डिस्कशन के साथ हुआ है दोस्त। बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। जो क्वेश्चन आप में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। चलिए, तो मिलते हैं हम दूसरे सेट में, मिलेंगे टेस्ट नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।